कैसे हैं आप सभी लोग। फिर से आशा करता हूँ कि आप और आपके परिवार के सभी सदस्य अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फाइनल क्लास, जो कि पर्यावरण की है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, जिसमें मैंने लगभग 200 क्वेश्चंस को कवर किया है आपका समय बचाने के लिए। तो यदि और उम्मीद करता हूँ कि आप 30 में से 30 अंक प्राप्त करेंगे। तो चलिए इसको जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तारे का रंग किसका सूचक होता है? तो जो तारे का रंग होता है सूचक होता है दोस्तों उसके तापमान का। सबसे अधिक तापमान वाले तारे का रंग कैसा होता है? सबसे अधिक तापमान वाला तारा होता है नीले कलर का। सबसे कम तापमान वाले तारे का रंग कैसा होता है? तो सबसे कम जब तापमान होता है तो कलर हो जाता है तारे का लाल। पृथ्वी का सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जो है वो भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट होती है। नेक्स्ट, पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है? सबसे मोटी जो परत है पृथ्वी की उसे कहते हैं मेंटल। ये कई बार आ चुका है पहले भी। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका कोर या क्रोड। ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी का बाह्य क्रोड किस अवस्था में होता है? तो पृथ्वी का जो बाह्य कोर होता है वो होता है आपका द्रव अवस्था में। ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी का आंतरिक कोर किस अवस्था में होता है? पृथ्वी का आंतरिक कोर होता है ठोस अवस्था में। नेक्स्ट, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो दोस्तों सबसे निचली परत जो वायुमंडल की होती है उसे हम कहते हैं क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फेयर। याद रखिए, ये भी कई बार आ चुकी है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला है ये काफी इंपॉर्टेंट है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं किसमें होती हैं दोस्तों? क्षोभमंडल में। ठीक है, मौसम से रिलेटेड सभी घटनाएं क्षोभमंडल में होती हैं। ओजोन परत वायु की किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी समताप मंडल में। उल्काएं सामान्यतः वायु की किस परत में जलती हैं? उल्काएं जलती हैं आपकी मध्य मंडल यानी मेसोस्फीयर में। आयन मंडल वायु की किस परत का भाग है? आयन मंडल जो है वो भाग है ताप मंडल यानी कि थर्मोस्फेयर का। रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए कौन सी परत उत्तरदायी है? तो रेडियो तरंगों का जो परावर्तन होता है वो होता है आयन मंडल में। वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है बहिर्मंडल। ठीक है। नेक्स्ट, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल वायुमंडल की। अच्छा, ये सब हो गया। इसके बाद नीली क्रांति यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध है वो मत्स्य पालन से यानी मछली पालन से। और इसके जनक कौन थे नीली क्रांति के? ये भी याद रख लीजिए, डॉक्टर अरुण कृष्णन और डॉक्टर हीरालाल चौधरी जो थे वो इसके जनक थे। नेक्स्ट, लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो लाल क्रांति जो संबंधित है दोस्तों है मांस, पोल्ट्री उत्पादन या टमाटर उत्पादन तथा टमाटर उत्पादन, इन सबसे लाल क्रांति संबंधित है। और लाल क्रांति के जो जनक थे वो थे विशाल तिवारी। नेक्स्ट, हरित क्रांति वेरी इंपॉर्टेंट। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है। और इसके जो जनक थे वो थे डॉक्टर एस एम स्वामीनाथन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये केवल यूपी टेट परीक्षा में ही नहीं बल्कि ये दोस्तों कई परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे भी आप अच्छी तरह याद कर लीजिए। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति वेरी इंपॉर्टेंट। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। या फिर कह सकते हैं कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। और इसके जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है वो इसके जनक हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इसके जो जनक हैं वो कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, यानी श्वेत क्रांति के जनक हो गए डॉक्टर वर्गीस कुरियन। पीली क्रांति किससे संबंधित है?
तो पीली क्रांति जो संबंधित है वो है आपकी तिलहन के उत्पादन से। और पीली क्रांति के जनक कौन है? सैम पित्रोदा। ठीक है, ये भी आप अच्छी तरह लर्न कर लिए। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति जो है किससे संबंधित है? झींगा मछली और प्याज से। और जो इसके जनक है वो है दुर्गेश पटेल। ठीक है। सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? हमारी बागवानी एवं फलों के उत्पादन से संबंधित है। कौन सी क्रांति? हमारी सुनहरी क्रांति। ठीक है। रजत क्रांति यानी कि सिल्वर क्रांति, सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? हमारी अंडा उत्पादन से। ठीक है दोस्तों। पंजाब की पंजाब की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? तो पंजाब राज्य की जो फसल है वो है गन्ना एवं कपास। असम की कौन सी व्यवसायिक फसल है? देखिए असम की जो है वो चाय मशहूर है बहुत ज्यादा, तो असम की व्यवसायिक फसल हो गई चाय। पश्चिम बंगाल की प्रमुख फसल कौन सी है? धान। चावल बहुत खाए जाते हैं बंगाल में, मछली और चावल, तो यहाँ की जो प्रमुख फसल है वो धान है। गुजरात की प्रमुख नकदी फसल, गुजरात में कपास हो जाएगी। अगर राजस्थान की पूछी जाएगी तिलहन फसल, तो राजस्थान की प्रमुख तिलहन फसल हो जाएगी आपकी सरसों। केरल, अब केरल की बात कर लेते हैं। केरल जो है वो मसालों के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ की जो फसल हो जाएगी वो काली मिर्च की फसल है। यहाँ पर इलायची भी बहुत यहाँ पर प्रसिद्ध है। अच्छा, गेहूं, गेहूं किसकी है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं। और यहाँ पर गन्ना भी काफी होता है, तो गेहूं और गन्ना भी आ सकता है इसमें। महाराष्ट्र की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? महाराष्ट्र की जो है वो प्रमुख है कपास। अब मिट्टी के बारे में बात कर लेते हैं। भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो भारत में अगर सबसे उपजाऊ मिट्टी कहलाती है हमारी जलोढ़ मिट्टी, इसमें ही सबसे ज्यादा उपज पैदा होती है। ठीक है। और दूसरी मिट्टी जो होती है काली मिट्टी होती है। तो काली मिट्टी किसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है? काली मिट्टी जो है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है कपास के उत्पादन के लिए। अच्छा, इसके बाद लाल मिट्टी, लाल मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी होती है? तो लाल मिट्टी में तीनों ही पोषक तत्वों की कमी होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूम्स। ह्यूम्स किसे कहते हैं दोस्तों? जो सड़ी गली पत्तियां जब नीचे गिर जाती हैं जमीन में, तो जब वो सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, तो वो ह्यूम्स बन जाती है। ठीक है, तो इनमें सबकी ही कमी होती है। लेटराइट मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो लेटराइट मिट्टी जो मानी जाती है वो चाय एवं कॉफी के लिए लेटराइट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम अपने शरीर से निकालते हैं। जब सभी जीव जंतु जो है अपने शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं, और यही जो है वो सबसे ज्यादा उत्तरदायी है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। नेक्स्ट, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? देखिए गैसों की मात्रा भी आती है, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछें यानी कि CO2 की मात्रा, ठीक है, CO2 की मात्रा हो जाएगी आपकी लगभग 0.04%। अगर नाइट्रोजन की मात्रा पूछें, ठीक है, तो वो कितनी हो जाएगी? 78%। अगर ऑक्सीजन यानी O2 की मात्रा पूछी है वायुमंडल में, तो लगभग 21% जो है वो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। अच्छा, एक होती है दम घोटने वाली गैस। देखिए हमने कई बार अखबारों में भी पढ़ा है कि फला परिवार जो है वो अंगीठी जलाकर सो गया और सुबह में वो लोग जो है वो डेड पाए गए। तो दम घोटने वाली गैस, तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है? सफोकेटिंग गैस भी जिसे बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO2। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं दम घोटने वाली गैस। नेक्स्ट, विश्व में सबसे अधिक ठोस अपशिष्ट घरेलू किस स्रोत से उत्पन्न होता है? सॉलिड वेस्ट।
तो जो सबसे ज्यादा सॉलिड वेस्ट निकलता है वो घरेलू एवं शहरी कचरे से निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट CO2 प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। अभी इसके बारे में बात कर चुके हैं। CO2 जो है वो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, जबकि जलवाष्प जो है वो भी कम उत्तरदायी नहीं है इसके लिए। तो ये भी हमारी ग्रीन हाउस गैस है जो प्रचुर मात्रा में सबसे ज़्यादा जो है वो प्रचुर मात्रा में मिलती है वातावरण में। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो और ग्रीन हाउस गैसें हैं, मीथेन, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड NO2, ओजोन O3, जलवाष्प यानी कि H2O, ठीक है ना, और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, नेक्स्ट अब विटामिन की बात कर लेते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से हो जाता है हमारे बॉडी में रक्तवांधी रोग, जिसमें नजर जो है वो कमजोर हो जाती है। ये आंख से संबंधित रोग है। ठीक है, विटामिन बी को बोलते हैं हम थायमिन। क्या बोलते हैं? थायमिन। और इसकी कमी से हो जाता है बेरी बेरी रोग। अगर विटामिन B2 की बात करें तो विटामिन B2 की कमी, देखिए अगर विटामिन B2 की बात करें तो विटामिन B2 का जो नाम है वो है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है हमारा, होता है शरीर में विटामिन B2 की कमी से, वो होता है एरिबोफ्लेविनोसिस। ठीक है, इसको जो है वो कीलोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो है वो होंठ और मुंह का फटना या त्वचा का फटना जो है वो शामिल होता है। चलिए, विटामिन B3। अब विटामिन B3 की बात कर लेते हैं। विटामिन B3 इसका नाम नियासिन भी है, और इससे कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा। अगर इसकी कमी शरीर में हो जाए तो पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन B9 इसे बोलते हैं फोलिक एसिड। ठीक है, तो इसकी कमी से होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, एनीमिया नहीं बल्कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी से होता है? ऐसा भी आ सकता है। तो ये होता है विटामिन B9 की कमी से। अच्छा, विटामिन B12 की बात कर लेते हैं। अगर विटामिन B12 की कमी से होने वाले रोग के बारे में पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपका परनीशियस एनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। और अगर विटामिन डी की कमी से पूछा जाए तो रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से हो जाता है। ई की कमी से प्रमुख समस्या क्या होती है? प्रजनन अक्षमता जो है वो और तंत्रिका संबंधी विकार इसमें आ जाते हैं। प्रजनन क्षमता जो है वो खत्म हो सकती है इसकी कमी से। ठीक है, विटामिन के, विटामिन के की कमी से कौन सा होता है? रक्त का थक्का बनने में विलंब। इसका क्वेश्चन जो है वो दूसरे तरीके से भी आ सकता है। देखिए, इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक व्यक्ति को चोट लगने पर उसका रक्त बहना नहीं रुक पा रहा है, तो उसमें किस विटामिन की कमी है? तो आप उसमें लिख देंगे सीधा ऑप्शन विटामिन के की कमी, क्योंकि रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा तो शरीर से रक्त जो है वो रुकना मुश्किल हो जाता है अगर विटामिन के की बॉडी में कमी है तो। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट एलिफेंट। अब पर्यावरण के क्षेत्र में प्रोजेक्ट टाइगर आपको पता है। प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरू हुआ था वो हुआ था हमारा 1973 में, प्रोजेक्ट टाइगर। लेकिन अगर प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें हम, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो 1992 में शुरू किया गया था। और अगर विश्व हाथी दिवस की बात करें तो 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। भारत में हाथी को किस श्रेणी का राष्ट्रीय पशु धरोहर माना गया है? तो हाथी को माना गया है राष्ट्रीय विरासत। ठीक है ना, यानी कि हेरिटेज, नेशनल हेरिटेज। ठीक है, सौरमंडल में सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह। अब थोड़ी सौरमंडल के बारे में बात कर लेते हैं, ग्रहों के बारे में। तो सौरमंडल में सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह किसके हैं? वो है शनि के। शनि के सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रह हैं। किस ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो वो हो जाएगा बुध और शुक्र।
इनका एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है आपका बृहस्पति ग्रह। ठीक है। और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म जो है वो शुक्र हो जाएगा, और इसका जो टेम्परेचर है वो देखिए बहुत ज़्यादा होता है, 465 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है शुक्र का, तो इसलिए सबसे ज़्यादा गर्म होता है। और अगर सबसे ज़्यादा ठंडे ग्रह की बात करें तो सबसे ज़्यादा ठंडा ग्रह जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा अरुण, यानी कि यूरेनस। ठीक है। और इसका जो टेम्परेचर हो जाएगा वो माइनस में होता है, -224 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा ठंडा ग्रह माना गया है। ठीक है। अब सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है? तो सूर्य का सबसे निकट जो ग्रह है हमारा वो हो जाएगा हमारा बुध ग्रह। ठीक है। बुध ग्रह हो जाएगा। और बुध सूर्य के सबसे ज्यादा निकट है, तो इसलिए ये जो सूर्य का चक्कर जो है वो भी सबसे कम समय में पूरा कर लेता है, यानी कि केवल 88 दिन में ये जो है वो सूरज का एक चक्कर लगा लेता है। अच्छा, अगर सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर है दोस्तों 8 मिनट 18 सेकंड। ठीक है दोस्तों, 8 मिनट 18 सेकंड जो है वो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगते हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि सबसे बड़ा दिन कौन सा है, सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, उसके बारे में बता दूं मैं आपको। सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा जो दिन होता है, ठीक है ना, कब होता है आप बताइए? सबसे बड़ा दिन होता है हमारा 21 जून को। ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, सबसे बड़ा दिन कौन सी तिथि को होता है। और अगर पूछा जाए सबसे छोटा दिन कब होता है, सबसे छोटा दिन, तो सबसे छोटा दिन जो होता है हमारा वो होता है 22 दिसंबर। ठीक है, इन्हें आप याद रखें, सबसे बड़ा दिन 21 जून और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। चलिए अब थोड़ा रोगों के बारे में। हैदर, टाइफाइड और पेस्टिस, ये किस प्रकार के रोग हैं? तो ये तीनों ही जो है वो जल से जनित रोग हैं, यानी जल पीने से, प्रदूषित जल जब हम पीते हैं तो हमें ये तीनों रोग होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस ए मुख्यतः किससे फैलता है? तो ये भी हेपेटाइटिस ए जो है ये भी दूषित जल एवं भोजन से फैलता है। इसी तरह पीलिया, पीलिया यानी कि हेपेटाइटिस ई जिसका नाम है, वो किससे फैलता है? वो भी दूषित जल से ही फैलता है। डायरिया, दस्त, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण भी हमारा दूषित जल ही है। देखिए, जल जितना हम स्वस्थ पिएंगे, साफ पिएंगे, वही उतना ही हमारे शरीर जो है वो निरोगी रहेगा। और भरपूर मात्रा में हमें जल पीना है, लगभग 5 लीटर जो है वो पानी हमें पीना है, और 5 किलोमीटर की यात्रा पैदल करनी है, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। चलिए खैर, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है हमारा वो हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। ठीक है ना। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय फल, ये भी आप रखिए, आम। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। ठीक है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया। अगर नेशनल करेंसी के बारे में आ जाए तो रुपया है। ठीक है ना। अगर खेल आ जाए, राष्ट्रीय खेल हॉकी। ठीक है ना। हाँ, मिठाई आ जाए तो जलेबी जो है वो राष्ट्रीय मिठाई है। कौन सी है? जलेबी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, डेंगू किस मच्छर से, अच्छा डेंगू नहीं, अभी फिलहाल पिछला क्वेश्चन रह गया। मलेरिया। ठीक है, मलेरिया का जो परजीवी होता है उसका नाम होता है
प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये भी याद रखिए कि मलेरिया परजीवी का क्या नाम है, प्लाज्मोडियम परजीवी। किस मच्छर से फैलता है, तो ये मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। अच्छा, डेंगू किससे फैलता है, इसका नाम है एडीज इजिप्टी। ये भी मादा ही मच्छर होती है, क्योंकि मादा मच्छर से ही ये वो रोग फैलते हैं। अच्छा, एडीज इजिप्टी के बारे में एक बात और सुन लीजिए, ये अकेला मच्छर है ऐसा जिससे डेंगू भी फैलता है, चिकनगुनिया भी फैलता है और जीका वायरस भी फैलता है। तो इन तीनों में से अगर कुछ भी आ जाए तो आप एक ही मच्छर पे लगाएंगे, एडीज मच्छर। ठीक है ना, एडीज इजिप्टी। इससे तीनों रोग फैलते हैं, डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस। अच्छा, फाइलेरिया एक बीमारी होती है हमारी, फाइलेरिया, इसे कहते हैं हाथी पांव। इसके लिए कौन सा मच्छर जिम्मेदार है, इसके लिए जिम्मेदार है हमारा क्यूलेक्स मच्छर। नेक्स्ट, सीएनजी का पूरा क्या नाम है, देखिए आपको पता होगा, कंप्रेस नेचुरल गैस। एलपीजी का पूरा क्या नाम है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, पीएनजी का पूरा क्या नाम है, पाइप्ड नेचुरल गैस। और एलएनजी का पूरा क्या नाम हो गया, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ऊपर वाली गैसें तो आपने पढ़ी होंगी, लेकिन एलएनजी शायद अभी आपने ना सुनी हो, तो इसको भी आप अच्छी तरह लर्न कर लीजिए, लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी। सीएनजी का मुख्य घटक कौन सी गैस होती है, तो सीएनजी का जो मुख्य घटक होती है वो हमारी मीथेन गैस होती है। ठीक है, अब रेगिस्तान, विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान कौन सा है, तो विश्व का सबसे गर्म जो रेगिस्तान वो है सहारा। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, भारत का जो रेगिस्तान है सबसे बड़ा थार है। गोबी रेगिस्तान जो किस महाद्वीप में है, गोबी महाद्वीप रेगिस्तान है एशिया महाद्वीप में। और कालाहारी का नाम भी आपने सुना होगा, कालाहारी रेगिस्तान किस महाद्वीप में पड़ता है, ये पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में। और अटाकामा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है, अटाकामा जो है वो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। ठीक है। अच्छा, गाजर और मूली का कौन सा भाग खाया जाता है, तो गाजर और मूली जो है ये जड़ है। ठीक है, यानी हम पौधे की जड़ को खा रहे हैं, नीचे जड़ होती है, ऊपर इसमें पत्ते होते हैं, तो ये भाग हम जड़ खाते हैं। शकरकंद भी हम जड़ ही है, यही भी हम जड़ ही खाते हैं। नेक्स्ट, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, देखो आलू जो होता है वो पौधे का तना होता है, तो यानी तने को हम खाते हैं, आलू जो है तना है। अदरक क्या है, अदरक भी तना ही है। और हल्दी क्या है, हल्दी भी तना ही है। ठीक है। प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है, तो प्याज का जो है वो तना खाया जाता है, उसे हम कहते हैं बल्ब। ठीक है ना, क्योंकि वो गोल होता है बल्ब के आकार का, तो उसे बल्ब भी कहते हैं। लहसुन को भी हम बल्ब बोलते हैं, इसका भी बल्ब खाया जाता है। ठीक है। घटपर्णी, अच्छा जो कीट भक्षी पौधे होते हैं, क्योंकि उनमें जो है वो किस कमी से वो कीटों को भक्षण करते हैं, उनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए वो मांसाहारी बन जाते हैं, जीवों को खाते हैं, कीटों को, और उनसे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। तो घटपर्णी, इसमें 3 आपके हो जाएंगे, एक घटपर्णी, एक वीनस फ्लाईट्रैप और एक हो जाएगा ड्रोसेरा। ये सारे जो हैं वो कैसे पौधे हैं, हमारे मांसाहारी पौधे हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी पूछा जाए, इन तीनों के नाम आप याद कर लें। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये पता है आपको, एनीमिया रोग होता है। आयरन का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत क्या है, आयरन का जो स्रोत है वो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, गुड़ है, ठीक है, चना है। तो लेकिन सबसे अच्छा पूछा है तो हरे पत्तेदार सब्जियां। इसके बाद गुड़ पालक, ये गुड़ भी मैंने बताया था आपको, गुड़ और पालक जो है ये भी आयरन के बहुत अच्छे सोर्स हैं। ठीक है, मिश्र धातुओं की बात कर लेते हैं। पीतल, पीतल जो है वो किन धातुओं का मिश्रण है, तो पीतल जो है वो तांबा और जस्ते को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, तज। अच्छा, इसके बाद कांसा, कांसा जो है वो तांबा और टीन को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है ना।
इसके बाद स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील जो है वो लोहा, क्रोमियम और निकेल का मिश्रण होता है। सोल्डर, सोल्डर जो है वो सीसा और टिन का मिश्रण होता है। जैसे इसमें दो धातु होती हैं, सीसा और टिन। एक और जो होता है मिश्र धातु, ड्यूरालुमिन, इसमें क्या होती है, धातु होती है सॉरी। तो इनको मिलाकर ये बन जाता है हमारा, कौन कौन सी होती है, एल्युमिनियम, तांबा, मैग्नीशियम और मैग्नीज। इन चारों को मिलाकर ड्यूरालुमिन जो है वो बन जाता है, जो कि एक मिश्र धातु है। ठीक है, इसे आप याद करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अब खेती के बारे में बात करते हैं। झूम खेती, झूम खेती के क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं सी टेट और टेट में। तो झूम खेती जो है वो किस क्षेत्र की है, यह है उत्तर पूर्व भारत की। ठीक है, और इसका दूसरा क्या नाम है, शिफ्टिंग खेती या स्थानांतरित खेती। ठीक है, नेक्स्ट, सामान्य मानव का कान लगभग कितनी तीव्रता की ध्वनि सुन सकता है। तो हमारा कान जो है वो लगभग 120 डेसिबल तक की ध्वनियों को आराम से सुन सकता है। और यदि 120 डेसिबल से अधिक ध्वनि हो जाए तो क्या होता है, श्रवण क्षमता को नुकसान होता है, ये आपको पता ही है। अब पर्यावरण के क्षेत्र में जो समझौते हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं। एक हुआ था रामसर समझौता। तो रामसर समझौता जो हुआ था वो हुआ था सन 1971, और रामसर ईरान में ये समझौता हुआ था। और ये किससे संबंधित है, रामसर समझौता जो है वो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए जाना जाता है। ठीक है, वन्य जीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने वाला समझौता कौन सा है। तो जो वन्य जीवों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसे खत्म करने के लिए एक समझौता है, इसका नाम है साइट्स। और अगर साइट्स का पूरा नाम पूछा जाए तो इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, तो यानी कि जो डेंजर में है, एंडेंजर्ड स्पीशीज, उन सब के लिए जो है समझौता किया था साइट्स। ठीक है, नेक्स्ट, भूकंप मापने का यंत्र कौन सा है। अब यंत्रों के बारे में, सिस्मोग्राफ, तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए हम सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं। वायु दाब को अगर मापना है तो बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी को नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, हाइग्रोमीटर का। और अगर वर्षा को नापना है, भाई कितने mm वर्षा हुई है, तो वर्षा मापी यानी कि रेन गेज का इस्तेमाल किया जाता है। फसलों के बारे में बात करते हैं थोड़ी। रबी की फसल, क्योंकि फसलों के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, रबी की फसल कब बोई जाती है। तो रबी की फसल का जो समय है अक्टूबर से नवंबर तक है, और खरीफ की फसल जो है वो जून से जुलाई तक बोई जाती है, और जायद की फसल जो है वो मार्च अप्रैल के महीने में बोई जाती है, क्योंकि भारत में मुख्यतः तीनों ही फसलें होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। और इनमें जो कौन कौन सी फसलें होती हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। रबी की जो फसलें हैं मुख्य, वो होती हैं गेहूं, चना, मटर और सरसों। ठीक है, खरीफ की जो फसल होती है, खरीफ जो है वो धान, मक्का, बाजरा और सोयाबीन। और जायद की जो फसलें होती हैं तरबूज, खरबूजा और खीरा और ककड़ी। तो ये तीनों फसलें मैंने आपको बता दी। ये भी पूछी जाती है कि धान किस प्रकार की फसल है, रबी है, खरीफ है, जायद है, तो इनको भी आप अच्छी तरह लर्न कर लीजिए। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पर्व पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है। तो पोंगल जो है वो तमिलनाडु का पर्व है, इसमें ये मनाया जाता है। ओणम किस राज्य का है, ओणम है केरल का। और एक आता है उगादि, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी बार पूछा गया है, उगादि। तो उगादि किसका पर्व है, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्य का। इंपॉर्टेंट है, लर्न करके जाएंगे। विशु, हाँ विशु भी इंपॉर्टेंट है। विशु किसका है, विशु है केरल का। ठीक है, इसके बाद एक है मैसूर दशहरा किस राज्य में प्रसिद्ध है।
तो मैसूर जो है वो कर्नाटक में है, तो ये कर्नाटक राज्य का पर्व है। बोरा चावल, बोरा जो है चिपचिपा चावल होता है, वो कहाँ पर होता है? असम में पाया जाता है चिपचिपा चावल बोरा। अप्पम किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अप्पम जो है वो कौन से राज्य का है? वो है केरल राज्य का। डोसा, डोसा आपको पता ही है, साउथ का। डोसा, इडली, उपमा, ये सब साउथ के प्रसिद्ध व्यंजन है। चित्रकला के बारे में बात करते हैं। मधुबनी, चित्रकला भाई क्वेश्चन पूछा जाता है, मधुबनी किस राज्य की एक चित्रकला है? तो मधुबनी जो है वो हमारी बिहार राज्य की चित्रकला है। वारली चित्रकला किसकी है? महाराष्ट्र राज्य की है। और पट्टचित्र जो है वो ओडिशा राज्य की चित्रकला है, ठीक है। कलमकारी, कलमकारी भी पूछी गई है, आंध्र प्रदेश राज्य की, ठीक है दोस्तों। फटचित्र, फटचित्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राजस्थान की। कभी कभी चित्रकलाओं का मिलान करने के लिए भी आ जाता है कि सुमेलित कीजिए, चार आपको राज्य दे दी जाएंगे और चार चित्रकलाएं दे दी जाएंगी, तो इनको सुमेलित कीजिए यानी सही इनको जोड़े मिलाइए। तो इसलिए चित्रकलाएं आप सारी लर्न कर लिए। पिथौरा चित्रकला किस जनजाति से संबंधित है? पिथौरा चित्रकला जो है वो है संबंधित हमारी भील जनजाति से, ठीक है। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्षमित्र पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप अच्छे से लर्न करके जाएंगे। तो इंदिरा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्षमित्र पुरस्कार जो है वो संबंधित है हमारा वनीकरण से, यानी वन लगाने से, ठीक है। भारत का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च पुरस्कार जो है पर्यावरण का यही है, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्षमित्र पुरस्कार। नेक्स्ट, साइट्स का पूरा नाम हम पढ़ चुके हैं पीछे। साइट्स का उद्देश्य क्या है? साइट्स का उद्देश्य है हमारा संकटग्रस्त जीवों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करना, उन्हें बचाना, ठीक है। साइट्स पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1973 में। इसके बाद एक वियना सम्मेलन है पर्यावरण 1985 में। वियना सम्मेलन जो है वो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है, और ये हुआ था आपका 1985 में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था हमारा 1986 में। अच्छा, एक ओजोन परत की मोटाई को नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? डाप्सन यूनिट का। ये क्वेश्चन भी काफी पूछा जाता है। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस घटना के बाद बनाया गया? तो भोपाल गैस त्रासदी जब हुई थी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो है वो लीक हुई थी, तब उसके संरक्षण के बाद, जो भोपाल में हुई थी, उसके बाद ये बनाया गया था। भोपाल गैस त्रासदी के बाद जो है वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है हमारा नई दिल्ली में, ठीक है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ है? ये है हमारा नई दिल्ली में, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। भारतीय वन सर्वेक्षण यानी कि भारतीय वन सर्वेक्षण यानी FSI का मुख्यालय कहाँ पर है हमारा? ये है हमारा देहरादून में। भारतीय वन्य संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका भी देहरादून में ही है। अच्छा, मृतोपजीवी किसे कहते हैं? मृतोपजीवी कहते हैं मृत जीवों से भोजन प्राप्त करने वाले जीव, इन्हें कहते हैं मृतोपजीवी। मशरूम किस प्रकार का जीव है? मशरूम भी मृतोपजीवी ही जीव है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है?
तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। जैव विविधता का जनक किसे बोला माना जाता है? जैव विविधता का जनक जो है वो ईओ विल्सन को कहा जाता है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी थी? तो ये दी थी हमारी नॉर्मन मायर्स ने। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन शुरू हुआ था उत्तराखंड राज्य से। और चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है दोस्तों। अप्पिको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? तो अप्पिको आंदोलन जो शुरू हुआ था वो हुआ था कर्नाटक राज्य से। साइलेंट वैली आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? साइलेंट वैली राज्य जो है केरल राज्य से संबंधित है। बिश्नोई आंदोलन, ये भी मशहूर आंदोलन है, ये संबंधित है राजस्थान राज्य से। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मेधा पाटकर ने। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था सन 1972 में। नेक्स्ट, पृथ्वी सम्मेलन रियो सम्मेलन ये हुआ था हमारा 1992 में। क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया था? 1997 में। पेरिस जलवायु समझौता 2015। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी ओजोन परत के अनुसंरक्षण से ही संबंधित है। इसके बाद आईयूसीएन का पूरा नाम क्या है? तो आईयूसीएन का पूरा नाम हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है। और आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है हमारा ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। दूसरा, WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसका पूरा नाम हो गया ये। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये भी ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में ही स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, यूएनईपी का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये भी पर्यावरण से संबंधित प्रोग्राम है यूएनईपी। और यूएनईपी का जो मुख्यालय है वो है केनिया की राजधानी नैरोबी में। ठीक है, नैरोबी केनिया में। इसके बाद यूएनएफसीसी का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है। और यूएनएफसीसी का सचिवालय कहाँ है? ये है हमारा बान, जर्मनी में। अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? अम्लीय वर्षा के लिए होती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अम्लीय वर्षा के लिए दूसरी प्रमुख उत्तरदायी गैस है नाइट्रोजन ऑक्साइड। कभी कभी पहली ना पूछकर दूसरी गैस पूछ ली जाती है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड दूसरी और सल्फर डाइऑक्साइड पहली। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर जो है वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन मफलर में जो है वो ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए पेड़ों को जो है वो कतारों से लगाया जाता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण कम हो जाता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये आपको पता है उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, तो देहिंग पटकाई जो है वो असम राज्य में स्थित है। नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान, नामदाफा है अरुणाचल प्रदेश में स्थित। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ये है ओडिशा राज्य में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में। कभी कभी जो है वो राष्ट्रीय उद्यान का मिलान करने के लिए भी आ जाता है, तो इसलिए आप राष्ट्रीय उद्यान भी अपने माइंड में रख के जाएंगे। जैसे चार राज्यों के नाम दे देंगे और चार जो है वो उद्यान के नाम दे देंगे, तो उन्हें आपस में मैच करना होता है, तो इसलिए हमें एक से ज्यादा लर्न करके जाना होता है। मृगबनी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मृगबनी जो है वो
हमारा तेलंगाना राज्य में स्थित है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि इसको आप लर्न कर लीजिएगा, ये है आपका इंपॉर्टेंट। इसको केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये है आपका मणिपुर राज्य में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। काजीरंगा जो गैंडों के लिए है वो असम में है, गैंडों के लिए प्रसिद्ध है ये। नेक्स्ट गिर गुजरात में है, ठीक है। कान्हा जो है वो मध्य प्रदेश में है। रणथंभौर राजस्थान में, और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। एक और इम्पोर्टेंट आता है जो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर स्थित है, ये है असम राज्य में स्थित। इसके अलावा भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 3 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं खासी, गारो और जैंतिया पहाड़ियों के संगम पर स्थित है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कौन सा उद्यान है जो 3 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं खासी, गारो और जैंतिया के संगम पर, तो ये स्थित, इसका नाम हो जाएगा आपका नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान, और ये है मेघालय राज्य में, ठीक है। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जो पूरी तरह से यूनेस्को की मिश्रित विश्व धरोहर स्थल में शामिल है? तो भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो यूनेस्को की मिश्रित विश्व धरोहर में शामिल है वो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम। इसके अलावा इस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का पक्षी स्वर्ग यानी बर्ड्स पैराडाइज कहा जाता है, जहां पर साइबेरियन क्रेन आते हैं। तो वो है आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये मेरे क्वेश्चन जो 200 मैंने आपके लिए निकाले हैं ये आपको पसंद आए होंगे। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अब परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं रह गया है तो इसलिए ज़्यादा ऑप्शन वाले क्वेश्चन ना देकर सीधे आंसर वाले क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ताकि आपकी जो है वो अधिक से अधिक तैयारी हो पाए और आप अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों आपसे हम एक आशा करते हैं कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे पास सबसे पहले पहुंचती रहे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।